कल रात फिर नींद नहीं आई। सारा बदन टूट रहा है। अब तो जैसे ये रोज़ का नियम ही बन गया है। प्रोफेसर साहब से कुछ कहूँ तो बस यही जवाब देते हैं, अरे तुम तो बेकार ही चिंता करती हो। हमारी पीहू लाखों में एक है और यदि ईश्वर की कृपा रही तो इस बार यूनिवर्सिटी में टॉप करेगी। तुम देख लेना, रिश्तों की तो लाइन लग जाएगी। ना जाने ये कौन सी अदृश्य लाइन की बात करते रहते हैं। पिछले 2 साल से अखबारों में विज्ञापन डलवा रहे हैं। पीसीओ पंडितों को पीहू की कुंडली दिखा चुके हैं, पर सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं बात नहीं बनती। और ये बाप बेटी हैं कि मेरी हर बात हंसी में उड़ा देते हैं। चलूं, प्रोफेसर साहब यानी मेरे पतिदेव जी के खर्राटों पर ब्रेक लगाने का समय हो गया है। देखूं आज क्या नई सीख देने वाले हैं श्रीमान। अरे ये तो बालकनी में बैठे हैं अखबार लेकर। आप कब जगे? मैं तो चाय लेकर आपको जगाने गई थी। मुझे देखकर इन्होंने अखबार छोड़ दी। अपना चश्मा उतारा और बोले, इतनी देर अलार्म बजता रहा, सोचा तुम बंद कर दोगी, पर तुम्हारा तो कहीं अता पता ही नहीं था। सैर पर निकल गई थी क्या? जिसने पूरी रात जागकर काटी हो उसे क्या सैर सूझती है? मेरे रूखे से उत्तर से मेरे पति देव का खिला हुआ चेहरा उतर गया, पर इसकी परवाह किए बिना मैं बोली, आप मेरी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते, ना ही आपको कोई चिंता है। आप क्यों नहीं समझते? आपका तो चल गया, पर पीहू लड़की है, उसका नहीं चल पाएगा इतनी आसानी से। शीला बता रही थी कि उसकी जान पहचान का एक फोटोग्राफर है जो घर आकर ही पीहू की फ़ोटो खींच देगा। इतने सलीके से फ़ोटो खींचता है कि चेहरे की सारी कमियां छिप जाती हैं। तो क्या वो पीहू की नाक काट देगा फ़ोटो में? देखो, झूठ तो झूठ ही होता है। वैसे भी इसमें छिपाने जैसी बात क्या है? और शादी ब्याह कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, जीवन भर का साथ होता है। इसमें ये सब ठीक नहीं। अभी ये और लंबा लेक्चर देने के मूड में थे, पर पीहू ने आकर इनका ध्यान भटका दिया। दोनों बाप बेटी हंसी ठिठोली में मस्त हो गए और मैं व्यस्त हो गई रसोई में। नाश्ते की टेबल पर मैंने पीहू को फ़ोटो वाली बात समझानी चाहिए, पर वो हर बार की तरह टालती ही रही। मन महसूस कर मुझे ही इस बात से पल्ला झाड़ना पड़ा। मुझे पीहू को यूं टोकना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, जब भी कहीं रिश्ते की बात चलती है नाक बीच में आ जाती है। दरअसल मेरे पति से पीहू को विरासत में मिली नाक ने मेरी नाक में दम कर रखा है। प्रश्न चिन्ह जैसी घुमावदार नाक तो जैसे इस खानदान की परंपरा ही है। प्रोफेसर साहब से तो मैंने ये तक कह डाला है कि यदि शादी से पहले आपकी नाक देखी होती तो मैं कभी आपसे शादी ना करती। इस पर ये हमेशा हंसते हुए कहते हैं कि शादी का नाक से क्या लेना देना, और फिर मेरी नाक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया शारीरिक सुंदरता देखती है पहले, बाकी सब बाद में। बचपन से पीहू का भी तो कितना मजाक बनता रहा है। कोई तोता फरी बुलाता तो कोई नाक कन्या। वो तो पीहू पढ़ने लिखने में हमेशा आगे रही, इसलिए टीचर्स की लाडली रही। हमने भी कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी बात में कम है। वैसे सच कहूँ तो पीहू काफ़ी स्मार्ट लड़की है, देखने में भी प्यारी है, गुलाबी रंग और बड़ी बड़ी काली आंखें। लेकिन नाक का क्या करूं? यही सब सोचते सोचते 9 कब बज गए पता ही नहीं चला। इनका टिफ़िन देकर इन्हें कॉलेज के लिए रवाना किया। सोचा पीहू से अकेले में बात करके देखूं, पर वो तो लेट हो रही हूँ मम्मी कहकर यूनिवर्सिटी को निकल गई। पास ही बस स्टॉप पर यूनिवर्सिटी के लिए बस मिल जाती है। पड़ोस के शर्मा जी की बेटी रितु भी पीहू के साथ उसी बस में जाती है। मैं अभी रसोई समेट ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो मिसेस शर्मा लगभग रोती हुई मुझसे लिपट गई। पीछे चौकीदार खड़ा था। मुझे समझने में देर न लगी कि ज़रूर कुछ गलत हो गया है। मिसेस शर्मा तो बताने की हालत में लग नहीं रही थी, सो मैंने हिम्मत करके चौकीदार से पूछा। चौकीदार बोला, बीबी जी, जिस बस में रितु बेबी और पीहू बेबी जाता है उसका चौक पर एक्सीडेंट हो गया है। बहुत लोग को चोट आया है। उनको गुप्ता नर्सिंग होम में ले गया है। पुलिस भी है वहाँ। आप जल्दी चलो, मैं ऑटो रोकता हूँ। चौकीदार की बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे
कि एक माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। कांपते हाथों से मैंने इनके कॉलेज में फ़ोन किया और इन्हें नर्सिंग होम पहुंचने को कहा। मैं और मिसेस शर्मा जब तक ऑटो में नर्सिंग होम पहुंचे तब तक शर्मा जी और मेरे पतिदेव वहां पहुंच चुके थे। उनके शांत चेहरे देखकर हम दोनों की जान में जान आई। इन्होंने बताया, एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने काफ़ी ज़ोर से ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से कई सवारियों को चोटें आईं। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पीहू की नाक पर थोड़ी गहरी चोट आई है और कहीं खरोच भी नहीं आई। मेरी आंखों में आंसू छलक आए तो ये बोले, अरे बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बेटी। कॉकरोच से डरकर चीखने वाली पीहू ने इतनी गहरी चोट का सामना बहादुरी से किया है। इनकी बातों से मुझे कुछ राहत मिली। फिर हम पीहू से मिलने वार्ड में गए। उसकी नाक पर दर्जनों बैंडेड लगी हुई थी। ये मुझे पीहू के पास बैठाकर डॉक्टर से मिलने चले गए। मैंने पीहू का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मेरी ही नज़र लग गई तेरी नाक को, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ़ कर दे बेटा। पीहू ने काफ़ी दबी ज़ुबान में कहा, मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता है, जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ पल के लिए मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये आपका आशीर्वाद ही तो है जो मैं सही सलामत बच गई। डॉक्टर ने कहा है नाक की चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं वार्ड से बाहर आई तो प्रोफेसर साहब डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। फिर इन्होंने मुझे बताया कि पीहू की नाक की सर्जरी करवानी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। एक्सीडेंट की वजह से उसकी नाक पूरी टेढ़ी हो गई है। सिर्फ दवाइयों से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। 15 दिन बाद पीहू की सर्जरी हो गई और साल भर में शादी। कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। सर्जरी के बाद पीहू की नाक सुंदर और सुडौल हो गई। अभी मैं पुरानी एल्बम में पीहू का बचपन देख ही रही थी कि फ़ोन बज उठा। इनका फ़ोन था हॉस्पिटल से। पता चला कि हमारी बच्ची आज खुद 2 जुड़वा बच्चियों की माँ बन गई है। मैं जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंची और पीहू से मिली। उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, कैसी है मेरी लाडो रानी? आज तो तू सच में बड़ी हो गई है। पीहू ने पालने की ओर इशारा किया। अरे हाँ, मैं अपनी नातिनों से मिलना तो भूल ही गई थी। मैंने जैसे ही पालने में झांका तो 2 नन्हे प्रश्ननुमा नाक मुझे चिढ़ा रहे थे। मैंने ज़ोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लो फिर से नए प्रश्न उठ खड़े हुए।